हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या होती है? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं प्रत्यास्थ तरंगे। तो यहाँ पर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या विशेषता है इनकी? ये तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है, वैक्यूम में संचरित हो सकती है, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। तो इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अर्थात इनमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत सदिश, जिसको ई सदिश से शो करते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय सदिश, जिसको बी सदिश से शो करते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। अर्थात इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। उसके बाद इसका डायग्राम दिखा रखा है नेक्स्ट। तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये तीन अक्ष हैं। एक्स अक्ष पर तरंग का वेग ले लिया, v सदिश, y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश और इधर है चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तरंग गति के लक्षण। ये सब इनके कंसेप्ट बोर मॉडल में काम आएंगे, समझने में हेल्प करेंगे। इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद आने वाला है बोर का परमाणु मॉडल। उससे पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तरंग गति के लक्षण। तरंगों के मुख्य तीन लक्षण होते हैं। एक तो तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्ब्डा से शो करते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी न्यू बार, और तीसरा है वेग से शो करते हैं या वी से भी कर सकते हैं। तो ये जैसे किसी तरंग को दिखाया गया है, सामान्य तरंग इस टाइप से। तो ये इसमें दो तरंगे दिखा रखी हैं। एक तो रेड कलर से यहाँ तक एक तरंग, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी तरंग। एक तरंग के चार हिस्से कर सकते हैं, जैसे एक चक्कर के चार भाग कर सकते हैं, एक वृत्त के चार भाग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा तो ये है, दूसरा चौथा हिस्सा ये है, तीसरा ये है, और चौथा हिस्सा ये है। तो यहाँ से यहाँ तक एक चौथाई, और यहाँ से यहाँ तक आधा, और यहाँ से यहाँ तक तीन चौथाई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्र हो गया, पूरी तरंग हो गई। ये माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो तरंग सुरंग व गर्तों के रूप में गति करती है।
अनुप्रस्थ तरंग कैसे गति करती है? तरंग व गर्त के रूप में। तरंग शिखर की तरह और गर्त एक खड्डे की तरह। एक तरंग व एक गर्त मिलकर एक तरंग का निर्माण करता है। यानी एक तरंग में क्या होता है? एक तरंग होता है और एक गर्त होता है। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? क्रमागत दो तरंगों, जैसे ये पहला तरंग, इसके बाद ये दूसरा तरंग, तो क्रमागत दो तरंगों या क्रमागत दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। या तो दो क्रमागत तरंग हो या दो गर्त हो, जैसे ये पहला गर्त और ये दूसरा गर्त। तो बी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। या फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है? तरंग दैर्ध्य होगी। या एक कंपन में, एक दोलन में, एक आवर्त में या एक चक्र में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो यहां से यहां तक एक तरंग, या यहां से यहां तक एक कंपन हो गया, एक चक्कर हो गया, एक दोलन हो गया। तो एक कंपन में तरंग द्वारा तय दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। तो एक लंबाई है एक प्रकार की, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर सेंटीमीटर होगा। छोटी डिस्टेंस है तो एंगस्ट्रॉम में शो करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की घात -10 मीटर। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। आवर्ती की क्या परिभाषा होती है? कई बार पढ़ा होगा आपने। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। कंपन प्रति सेकंड इसका मात्रक होगा, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। कंपन, दोलन, चक्र, आवर्त, ये सब एक ही बातें हैं, एक ही नाम है। विमा अगर देखना चाहेंगे आवर्ती की, तो प्रति सेकंड, यानी सेकंड नीचे है, हर में है, तो समय नीचे होगा, समय ऊपर लेंगे तो क्या आएगा? समय की विमा क्या होती है? टी। और टी को ऊपर लेंगे तो क्या आएगा? टी -1। तो m0 द्रव्यमान यहाँ पर है नहीं, लेंथ इसमें है नहीं, समय में मूल मात्रक है समय। m0 l0 t -1 क्या होगी? इसकी विमा होगी, जो फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी। तीसरा है तरंग वेग। c से शो करते हैं या v से भी कर सकते हैं। एक तरंग द्वारा एक सेकंड में तय दूरी या एकांक समय में तरंग द्वारा तय दूरी क्या कहलाती है? तरंग वेग कहलाती है। तो आवर्त हमने बताया था एक सेकंड में चक्रों की संख्या। अब जैसे यहां से यहां तक एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो एक चक्कर होने में कितना समय लगा? वो तो होता है आवर्त काल, कंपन काल, दोलन काल। तो एक चक्कर कितने समय में हुआ? वो तो आवर्त काल। और एक सेकंड में ऐसे कितने चक्कर हो गए? एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लग गए? वो कहलाएगी उसकी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश किरण को, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और पर्दे पर जो रंगों का पैटर्न प्राप्त होता है, प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अध्ययन कहलाता है
स्पेक्ट्रोमिति, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा होगा कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, कोई सैंपल होता है जिसको हीट के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा, ताप के द्वारा या विकिरण के द्वारा ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा पाकर सैंपल उत्तेजित हो जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, तो क्या करेगा, ये अवशोषित की हुई ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित ऊर्जा को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, जिसमें कई भाग होते हैं, प्रिज्म आदि डिटेक्टर लगे होते हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति रिकॉर्ड कर ली जाती है, संसूचित कर ली जाती है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम कहलाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसमें श्वेत प्रकाश की किरण को एक सैंपल से गुजारेंगे जो इनमें से कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेगा, फिर इसको स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारेंगे, प्रिज्म आदि से डिटेक्टर से होकर वो पर्दे पर रिकॉर्ड हो जाएंगी, डिटेक्ट हो जाएंगी, संसूचित हो जाएंगी। तो प्राप्त होने वाली विकिरण या किरणें जो पर्दे पर प्राप्त हो रही हैं, उनमें कुछ तरंग दैर्ध्य की कमी होगी, क्योंकि सैंपल के द्वारा अवशोषित कर ली गई है कुछ तरंग दैर्ध्य। तो लुप्त तरंग चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे काले रंग की रेखा के रूप में दिखाई देती है। तो ये है उत्तेजन स्पेक्ट्रम और ये वाला है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो उनमें कई प्रकार की किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश में एक तो होती है गामा किरणें, सबसे अधिक ऊर्जावान होती है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उसके बाद होती है एक्स किरणें। तरंग दैर्ध्य गामा किरणें से अधिक होगी, ऊर्जा इससे कम होगी, आवृत्ति से कम होगी, तरंग दैर्ध्य गामा किरणों से अधिक होगी एक्स किरण की। एक्स किरणों से अधिक तरंग दैर्ध्य होगी पराबैंगनी किरणों की, आवृत्ति पराबैंगनी किरणों की एक्स किरणों से कम होगी, ऊर्जा भी कम होगी। अर्थात बाएं से दाएं चलने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है और आवृत्ति घटती जाती है। आवृत्ति का संबंध ऊर्जा से होता है, तो ऊर्जा भी घटती जाती है बाएं से दाएं चलेंगे तो। तो गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, सूर्य के प्रकाश का ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य रहता है। गामा किरणें दिखाई नहीं देती, एक्स किरणें दिखाई नहीं देती, पराबैंगनी किरणें दिखाई नहीं देती। बीच में एक भाग आता है दृश्य प्रकाश। तो सूर्य के स्पेक्ट्रम का केवल ये वाला हिस्सा ही हम देख पाते हैं या हमें देखने में हेल्प करता है, इसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, नीचे दिखा रखा है। दृश्य प्रकाश के बाद फिर अदृश्य प्रकाश होता है, बड़े तरंग दैर्ध्य वाला, अवरक्त तरंगे, उसके बाद सूक्ष्म तरंगे और सबसे बड़े तरंग दैर्ध्य वाले रेडियो तरंगे। तो इम्पोर्टेंट है, हमेशा काम आएगा, इसको दिमाग में बिठा लेना। अभी दृश्य प्रकाश को हमने यहां दिखा दिया। दृश्य प्रकाश 7
रंगों से मिलकर बना होता है। जो विजिबल लाइट है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। हिंदी में अगर कोड याद करना चाहें तो बैनी आ है पी नाला, बैनी आ है पी नाला से याद कर सकते हैं। और इंग्लिश में याद करना चाहें तो वॉयलेट, नीला इंडिगो, आसमानी ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। तो इनका कोड होगा विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर हैं, इनको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद द्रव्य तथा विकिरणों की दोहरी या द्वैत प्रकृति, ड्युअल नेचर। जब एक ही पदार्थ या एक ही द्रव्य कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता और वेव की तरह भी बिहेव करता है, तो इसे द्रव्य की द्वैत प्रकृति कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी करता है। प्रकाश कण की तरह भी करता है और तरंग की तरह भी करता है। द्रव्य की प्रकृति कणीय होती है, जबकि विकिरण की प्रकृति तरंगीय होती है, तरंग की तरह होती है विकिरण। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन, ये फिजिक्स में पढ़ेंगे। विवर्तन क्या होता है? किसी अवरोधक, रुकावट के द्वारा प्रकाश का फैलना विवर्तन होता है। जैसे कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं आती फिर भी हमें दिखाई देता है, तो अवरोधक से क्या होता है? प्रकाश का ज्यामितीय छाया में फैलना विवर्तन कहलाता है। और व्यतिकरण क्या होता है? कि जब समान आवर्ती वाली दो तरंगे माध्यम में चलकर अध्यारोपित होती हैं, तो किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता का प्रकाश और किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता का प्रकाश दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं व्यतिकरण। तो प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर ही की जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी उपकरणों का आविष्कार भी तरंग प्रकृति के आधार पर ही हुआ है। प्रकाश के अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण की व्याख्या कणीय या क्वांटम प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। तो प्रकाश कण और तरंग की तरह व्यवहार करता है। कण की तरह प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब उचित ऊर्जा के फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी वस्तु जो विकिरणों की समस्त तरंग दैर्ध्य को समान रूप से अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती है। अपने ऊपर आने वाली समस्त सभी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है और सभी को उत्सर्जित भी कर सकती है, कृष्णिका कहलाती है। मैक्स प्लांक ने कृष्णिका विकिरणों का अध्ययन किया और क्वांटम सिद्धांत दिया। क्या है क्वांटम सिद्धांत? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होता, सतत या लगातार ना होकर विविक्त रुक रुक कर होता है, टुकड़ों में होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। तो कृष्णिका विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करती है, उत्सर्जन करती है। या कोई पदार्थ
विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर विविक्त होता है, अर्थात छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटम या क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत क्या होता है? क्वांटीकरण वह भौतिक राशि जिसके सभी मान संभव नहीं हो, क्वांटीकृत कहलाती है, और ये प्रॉपर्टी क्वांटीकरण कहलाती है। विकिरणों की ऊर्जा एच न्यू, एच क्या प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो विकिरणों की ऊर्जा एच न्यू की पूर्णांक गुणज होती है। सभी मान संभव नहीं होते, इसकी जो वैल्यू होती है एच न्यू की, एच की वैल्यू रखेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे आवृत्ति से, उसका पूर्णांक गुणज, एक एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। E बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू, पूर्णांक गुणज है इसलिए यहाँ पर एन लगा सकते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 टेंस टू की पावर -34 जूल सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से हम यदि एन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? एच न्यू नीचे चला जाएगा ई के एनर्जी के, ई अपॉन एच न्यू। यदि कोई विकिरण किसी क्षेत्र में ई ऊर्जा ले जा रही हो तो वहां पहुंचने वाले कणों की संख्या कितनी होगी? ई अपॉन एच न्यू के बराबर होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया था पहले। जब कोई फोटोन किसी धातु के सतह से टकराएगा उचित ऊर्जा वाला, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। आइंस्टीन ने प्रकाश की प्रकृति कणीय मानी। आइंस्टीन ने क्या माना? प्रकाश को कण माना तथा ऊर्जा के लिए निम्न समीकरण दिया, E = m/c²। m कण का द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। ये क्या है? आइंस्टाइन का प्रकाश ऊर्जा समीकरण। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल नेक्स्ट वीडियो में।